Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi. This is 7th lecture on physics for class 11th NCERT part 1. Till now we had discussed what is physics, scope and excitements of physics, physics, technology and society. And we are discussing the four fundamental forces in nature. In the previous lecture we had discussed gravitational force. Gravitational force governs most of the celestial phenomena and large scale phenomena in the universe. On the other hand, electromagnetic force, which is another fundamental force in nature, it governs most of the phenomena at microscopic level. As we know that every matter particle is made up of charged particles. All matter is made up of charged particles, and charged particles interact with each other with electromagnetic force. So we had already discussed up till here. Now we have to start from this paragraph. Gravity is always attractive while electromagnetic force can be attractive or repulsive. ये आप सभी लोगों को पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस. Another way of putting it is that mass comes only in one variety. There is no negative mass, but charge comes in two varieties, positive and negative charge. कह रहा है कि इसी बात को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि मास सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, पॉजिटिव. आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव मास नहीं सुनेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट -30 kg का है, -2 kg का है, मगर चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि फोर्स, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक प्रकार का होता है, अट्रैक्टिव, क्योंकि मास सिर्फ एक प्रकार का होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो प्रकार का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्योंकि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. यही यहाँ बता रहे हैं. दिस इज व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस. यानी इसी वजह से ये पूरा अंतर हमें देखने को मिलता है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में. Matter is mostly electrically neutral. Net charge is zero. Thus, electric force is largely zero and gravitational force dominates terrestrial phenomena. कह रहे हैं कि मैटर जो होता है, मैटर मतलब कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, वो मोस्टली आप पाएंगे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. नेट चार्ज उस पर जीरो होता है. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है नेट चार्ज इज जीरो. इसको ऐसे समझें कि कोई भी मैटर है तो वो एटम्स का ही बना होगा, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, और किसी भी एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज. तो दोनों को सम करने पे टोटल चार्ज, नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया. तो कोई भी मैटर, अगर आप पार्टिकल देखते हैं, मैटर ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, तो वो जिन भी एटम्स का बना है वो सभी एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं आपस में. तो अगर हर एक एटम न्यूट्रल है तो ओवरऑल वो मैटर ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट भी न्यूट्रल ही होगा. यही बात यहाँ कही जा रही है. इसीलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लार्जली जीरो होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो मास की वजह से, मास नेगेटिव होता नहीं, तो कैसे भी जोड़ेंगे तो मास तो बढ़ेगा ही, कैंसिल होके जीरो होना नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस कैंसिल होके जीरो हो रहे हैं एटम के अंदर. इसलिए टेरेस्ट्रियल फेनोमेना जितने भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल फेनोमेना मतलब अर्थ के सरफेस पे जो भी बड़े लेवल पे फेनोमेना आपको देखते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल बढ़ जाता है, ज़्यादा रोल होता है. Electric force manifests itself in atmosphere where the atoms are ionized and they leads to lightning. कह रहे हैं कि अगर एटम्स आयनाइज हो जाएं, यानी कि अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना हो, आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस अपने आप अपने इफेक्ट्स को शो करते हैं एटमॉस्फेयर में. इनका इफेक्ट देखने को मिलता है लाइटनिंग के फॉर्म में, जैसे कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट आप देखते हैं जब बिजली
कड़कती है, बारिश के समय बादल टकराते हैं तो ढेर सारी एनर्जी निकलती है, वो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है। और एक बड़े लेवल पे आपको ये फेनोमेना दिखाई देता है, ना कि सिर्फ एटॉमिक लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे एटम्स आयनाइज हो जाते हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा होते हैं। If we reflect a little, the enormous strength of the electromagnetic force compared to gravity is evident in our daily life. कह रहे हैं कि यदि हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की असीम ताकत को, एनॉर्मस फोर्स, बहुत जो ज़्यादा है ये एज कंपेयर टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, इसके प्रमाण हमें अपने डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। When we hold a book in our hand, we are balancing the gravitational force on the book due to the huge mass of the earth by the normal force provided by our hand. देखिए नॉर्मल फोर्स को यहाँ इन्वर्टेड कोट्स में लिखा गया है, इसे ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं कि अगर एक बुक को आप अपने हाथ से पकड़ते हैं, अगर आप अपने बुक को अपने पंजों में हाथ से अगर पकड़ के ऐसे लटकाइए, पकड़ के झुलाइए उसको, तो उसके ऊपर अर्थ का पूरा अर्थ, अर्थ जो कि एक बहुत बड़ा सा प्लैनेट है, ह्यूज मास लिखा जा रहा है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ का मास ज़्यादा है तो उसकी वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो बुक के ऊपर लग रहा है अर्थ की वजह से, वो भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अर्थ जैसे बड़े ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम सिंपली अपने हाथ से पकड़ के, दो उंगलियों से पकड़ के आप बुक को रोक सकते हैं हवा में। तो दो उंगलियों के कांटेक्ट से, बुक के साथ दोनों उंगलियां को जो कांटेक्ट है, जो आप दबा के पकड़ते हैं, नॉर्मल फोर्स का मतलब आप तेजी से दबाते हैं उसको और दबा के पकड़ते हैं, तो आपके फिंगर्स का जो कांटेक्ट है बुक के साथ, वो बेसिकली एटॉमिक लेवल पे कांटेक्ट होता है। आपके हाथ के जो स्किन है जो कांटेक्ट में है बुक के साथ, तो आपका हाथ और बुक दोनों ही कुछ सम टाइप ऑफ एटम्स का बना हुआ है, कुछ खास तरह के एटम्स का ही बना होगा, क्योंकि मटेरियल ऑब्जेक्ट है। तो जब वो आप हाथ से बहुत टाइटली बुक को पकड़ते हैं तो एटॉमिक लेवल पे आपके हाथ और बुक्स के बीच एक फोर्स डेवलप हो जाता है, और वह फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि वो एटॉमिक लेवल पे है, चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से है। यह फोर्स इतना स्ट्रांग है, आप समझिए कि वो अर्थ के द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स को भी बैलेंस कर देता है, और बुक आपके हाथ में बिल्कुल वैसे ही आप पकड़े रहते हैं और जमीन पे नहीं गिरता है, दो उंगलियों से आप पकड़ सकते हैं। यही बात यहाँ कंपैरिजन करने के लिए बताई जा रही है। The latter is nothing but the net electromagnetic force between the charged constituents of our hand and the book. यही बात यहाँ लिखी भी गई है। At the surface in contact. Contact में जो surface है हाथ का और बुक का, उसी के electromagnetic force से ये संभव हो पा रहा है। If electromagnetic force were not intrinsically so much stronger than gravity, the hand of the strongest man would crumble under the weight of a feather. कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इंट्रिंसिकली मतलब अंदर से इतने स्ट्रांग ना होते, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बहुत स्ट्रांग फोर्स है, उसकी वजह से पृथ्वी पे जो सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, उसका हाथ भी एक फेदर, फेदर मतलब एक पंख जो होता है पक्षी का, सिर्फ एक पंख को भी पकड़ने में असमर्थ था, उसका हाथ टूट जाएगा। क्रम्बल करने का मतलब क्या क्या है, वो हाथ जो है टूट जाएगा, उसको वो नहीं उठा सकता है। तो indeed to be consistent in that circumstance we ourselves would crumble under our own weight. तो कह रहे हैं कि वास्तविकता तो ये है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हमारे ऊपर लगेगा तो हमारा खुद का मास, हमारे खुद की बॉडी क्रम्बल कर जाएगी, टूट जाएगी उस फोर्स की वजह से, यदि हमारी बॉडी को कंस्टिट्यूट करने वाले पार्टिकल्स के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना लग रहा होता। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो फंडामेंटल फोर्सेस हम लोगों ने चर्चा किया, अब ये तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
The strong nuclear force binds protons and neutrons in a nucleus. It is evident that without some attractive force, a nucleus will be unstable due to the electric repulsion between its protons. अब इसे ध्यान से समझें। कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स ऑपरेट करता है। न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है एटम के? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उन पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स उन पे ना तो उन पे लगेगा ना वो किसी पे लगाएंगे। लेकिन प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर यदि दो या दो से ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं तो वो एक दूसरे पे रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपने पीछे पड़ा अभी, फंडामेंटल फोर्स चार्ज पार्टिकल्स पे जो लगता है। और चूंकि प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होंगे न्यूक्लियस के अंदर तो वो रिपेल करेंगे। मगर ऐसा होता नहीं है, इस फोर्स के लगने के बावजूद, इस रिपल्सिव फोर्स के होने के बावजूद सभी प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स के साथ स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब जरूर कोई ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से भी स्ट्रांग है और प्रोटॉन्स को आपस में और न्यूट्रॉन्स को आपस में और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को आपस में बांध के रखा हुआ है। तभी तो न्यूक्लियस स्टेबल है, नहीं तो वो अनस्टेबल हो जाता और सारे प्रोटॉन्स रिपल्सिव फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से दूर दूर चले जाते। ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अंदर ऑपरेट कर रहा होता है जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को भी आपस में बांध के रखता है, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स को भी और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स को भी आपस में बांध के रखता है। This attractive force cannot be gravitational since force of gravity is negligible compared to the electric force. कह रहे कि अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स निश्चित रूप से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन को बैलेंस नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी उससे वीक होता है। A new basic force must therefore be invoked. तो कह रहे हैं तब निश्चित रूप से एक नए फोर्स के बारे में हमें सोचना पड़ेगा जो एक बेसिक फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर ऑपरेट कर रहा है। The strong nuclear force is the strongest of all fundamental forces. अब देखिए कह रहे हैं कि जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये सभी फंडामेंटल फोर्सेस में, जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं, इन सभी में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है और इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, इससे भी स्ट्रॉन्ग है। About 100 times the electromagnetic force in strength. कह रहे हैं ताकत की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ये महत्वपूर्ण बात है देखिए कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, ध्यान रहे। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट and acts equally between a proton and a proton, a neutron and a neutron, and a proton and a neutron. ये बात मैंने अभी पीछे भी बताई है आपको, बिल्कुल बराबर से सभी न्यूक्लियॉन्स पे परस्पर ये आपस में लगता है। Its range is however extremely small. ये महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत कम दूरी पे ही लगता है। अगर दूरी आप बढ़ा देंगे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच तो ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा, ये इनइफेक्टिव हो जाता है। किस रेंज पे लगता है ये लिखा हुआ है डिस्टेंस का। इट्स रेंज इज हाउएवर एक्सट्रीमली स्मॉल ऑफ अबाउट न्यूक्लियर डायमेंशंस 10 टू द पावर -15 मीटर। तो ये किस दूरी पे इफेक्टिव होगा? लगभग 10 टू द पावर -15 मीटर की डिस्टेंस पे ही इफेक्टिव होगा, जो न्यूक्लियस के साइज डायमेंशंस के बराबर होता है, यानी न्यूक्लियस के डायमीटर को आप कह सकते हैं अगर न्यूक्लियस को स्फेरिकल माना जाए। It is responsible for the stability of nuclei. The electron, it must be noted, does not experience this force. कह रहे हैं एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर तक ही इफेक्टिव होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। Recent developments have, however, indicated that
protons and neutrons are built out of still more elementary constituents called quarks. देखिए, ये रिसेंट डेवलपमेंट्स जो बाद में हुए हैं उनसे ये पता चला है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये भी तोड़े जा सकते हैं, ये भी कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बने होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल एक अलग ही कैटेगरी ऑफ पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स किन्हें कहते हैं? वह पार्टिकल्स जिनसे मिलके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने होते हैं। तो यही बात, और इन पार्टिकल्स को, इस कैटेगरी को हम क्वार्क पार्टिकल्स कहते हैं, जैसा यहाँ लिखा है। नेक्स्ट और लास्ट फंडामेंटल फोर्स, फोर्थ वन, it is weak nuclear force. The weak nuclear force appears only in certain nuclear processes such as the beta decay of a nucleus. कह रहे हैं कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये कुछ एक न्यूक्लियर प्रोसेसेस में ही दिखाई देता है, जैसे बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस। ये बीटा डीके क्या होता है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियर प्रोसेसेस से क्या मतलब है? न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। उसमें न्यूक्लियर का टूटना, यानी किसी एक एटम का न्यूक्लियस टूटता है या किसी दो एटम के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और एक नया न्यूक्लियस बनता है। ये पूरा एक टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शंस का, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उन्हीं में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बीटा डीके कहते हैं। कुछ चीजें टूट के निकलती हैं न्यूक्लियस में से, डीके माने टूट के निकलना, उसको हम बीटा डीके कहते हैं। उस डीके का नाम दिया गया है बीटा डीके। ऐसे ही अल्फा डीके भी होता है। तो कह रहे हैं बीटा डीके में, इन बीटा डीके द न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। कह रहे हैं जब बीटा डीके होता है तो न्यूक्लियस में से क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन टूट के निकलता है और 7 इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और एक अनचार्ज पार्टिकल निकलता है जिसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं। तो सिंपल एक लाइन में आप समझ सकते हैं, बीटा डीके एक न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो को एमिट करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो निकल गया किसी एक न्यूक्लियस के अंदर से। ध्यान रखिएगा, ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ना कि एटम के ऑर्बिट्स में से, जो न्यूक्लियस के बाहर वो रिवॉल्व कर रहा है वहां से नहीं निकल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहा है, तो इसे हम बीटा डीके कहते हैं। द वीक न्यूक्लियर फोर्स is not as weak as the gravitational force but much weaker than the strong nuclear and electromagnetic forces. देखिए, और इस फोर्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस से तो काफी मजबूत होता है, उससे स्ट्रांग होता है ये, मगर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से काफी कमजोर होता है, काफी वीक होता है। The range of weak nuclear force is exceedingly small, of the order of 10 to the power minus 18 minus 16 मीटर। कह रहे हैं कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये भी बहुत कम दूरी पे काम करते हैं। एक्सीडिंगली स्मॉल मतलब बहुत ही छोटी दूरी पे, 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। यानी इसका रेंज आप देखें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से भी कम है, छोटा रेंज है इसका। और स्ट्रेंथ की बात करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है, मगर बाकी के दो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनसे ये वीक है। तो इसके साथ हम लोग का 4 फंडामेंटल फोर्सेस पे डिस्कशन समाप्त होता है। See you in the next video with the next topic. Thank you.